आदिकाल की ये क्लास है हमारी और मैंने इसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड किए हुए हैं। इसके अलावा इसका जो विवरण है वो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आए हुए हैं और उसको किस प्रकार से एक्सप्लेन किया हुआ है, उस चीज़ों से भी क्वेश्चंस जो हैं आपके पूछ लिए जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है हमारा, इतिवृत्त और आलोचना का जो संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक हैं। तो पूछा गया है इतिवृत्त और आलोचना का जो संवेद रूप होने से वह इतिहास आज भी क्या है, इस प्रकाश स्तंभ है। ये किसका जो कथन है? तो ये जो है ऑप्शन नंबर हमारा जो है ए सही हो जाएगा। यानी ये क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी का ये कथन है। इसका विवरण पढ़ लेते थे, पीजीटी में क्वेश्चंस जो है क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये जो है विजेंद्र स्नातक का ये जो कथन है और जो कि आचार्य रामचंद्र के हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ के संदर्भ में कहा गया है। यानी जो कथन है ये विजेंद्र स्नातक का है और जो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, वहाँ से ये उस संदर्भ में लिया गया है। ये शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सर्वप्रथम वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति के द्वारा लिखा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ बात हो रही है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के साहित्य इतिहास के बारे में, तो उन्होंने वैज्ञानिक ढंग से विधेयवादी पद्धति में लिखा है। आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। अगला क्वेश्चन है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम दिया है? मैंने आपकी जब पहली क्लास कराई थी हिंदी साहित्य के इतिहास में, तो भी मैंने आपको चीजें जो है बहुत अच्छे से बताई थी। उसमें मैंने गियर्सन हो गए, राहुल सांकृत्यायन हो गए, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन सब के बारे में भी मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था। अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो आप उसको देख लीजिएगा। सारे क्वेश्चंस आपके पीवाईक्यू के ही है, आपको कहीं भी रिवीजन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां से देख लीजिएगा। तो वीर गाथा काल किसने कहा है? जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, राहुल सांकृत्यायन ने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है, या डॉक्टर रामकुमार वर्मा जी ने कहा है। तो जब बात करते हैं वीर गाथा काल की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने जो है वीर गाथा काल की उपाधि दी है। अब बात कर लेते हैं कि किस हमारे जो विद्वान है, ये किस विद्वान ने इस काल को क्या क्या नाम दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। जॉर्ज गियर्सन ने क्या बोला है? चारण काल। यहाँ पे बात हो रही है हिंदी साहित्य के विद्वानों के द्वारा। मिश्र बंधु ने इसको आरंभिक काल बोला है। गणपति चंद्रगुप्त ने इसको प्रारंभिक काल बोला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसको वीरगाथा काल बोला है, जो कि अभी पूछा है, इंपॉर्टेंट है। राहुल सांकृत्यायन का भी पूछा गया है, सिद्ध सामंत युग है। महावीर प्रसाद द्विवेदी है तो ये बीज वपन काल उन्होंने बोला है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने इसको वीर काल की उपाधि दी है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदि काल बोला है। राम कुमार वर्मा ने भी चारण काल तथा संधि काल बोला है। वहीं मोहन अवस्थी की बात करते हैं तो इसको आधार काल भी बोला है। यहाँ सुमन राजे का भी बोलते हैं तो उनका भी इसी से रिलेटेड आ जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के जो आदिकाल को चारण काल निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा है? तो यहाँ पे चारण काल की बात कही गई है और अभी मैंने आपको पढ़ाया था कि राम कुमार वर्मा ने भी चारण काल और संधि काल बोला है। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन की प्रकृति को समझिएगा, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से किस साहित्यकार ने पहले कहा है, यानी पहले चारण काल किसने कहा है? तो जॉर्ज गियर्सन ने कहा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, रामचंद्र शुक्ल ने, रामकुमार वर्मा ने। रामकुमार वर्मा जी ने भी कहा है, लेकिन पहले की यहाँ पे बात की है तो जॉर्ज गियर्सन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। यहाँ पे भी आप देख लीजिए, सबसे पहले ही दिया हुआ है कि जॉर्ज गियर्सन ने चारण काल बोला है, उसके बाद में इन्होंने बोला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को आधार काल किसने कहा है? मैंने अभी आपको बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा तो। डॉक्टर नगेंद्र ने, मोहन अवस्थी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो आधार काल की जब बात करते हैं तो हम ये मोहन अवस्थी जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए उत्तराखंड पीजीटी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है, मोहन अवस्थी जी हैं। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे दिया हुआ है। सुमन राजे का भी नाम आता है, लेकिन यहाँ पे मोहन अवस्थी जी का नाम जो है वो दिया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, आदिकाल को चारण काल निम्न में से किस साहित्यकार ने कहा है? तो चारण काल फिर से पूछ लिया है, चारण काल फिर से पूछ लिया है कि आदिकाल को चारण काल निम्न में से किस साहित्यकार ने कहा है। तो ये कौन हो जाएंगे ये हमारे? तो ये राम कुमार वर्मा जी हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर ऑप्शन में हमारा जॉर्ज गियर्सन होता तो हम जॉर्ज गियर्सन लगाते, और अगर राम कुमार वर्मा होता
तो बाद में हम राम कुमार वर्मा लगाते हैं, लेकिन यहाँ जॉर्ज गियर्सन नहीं है क्योंकि उन्होंने पहले किया था, तो हम राम कुमार वर्मा ही लगाएंगे। और अगर दोनों तो दिया नहीं रहेगा, अगर दोनों दिया है तो पहले वाला जो है, जैसे ऊपर क्वेश्चन दिया हुआ है पहले किसने दिया है, इस टाइप से क्वेश्चन दिया होगा। अगर ऐसे नहीं दिया है तो फिर ये क्वेश्चन जो है वो विवादित हो जाएगा, या तो ये डिलीट हो जाएगा या इसका कॉमन नंबर दे दिया जाएगा। ठीक है, अगर इस हिसाब से अगर 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं तो आप ध्यान रखिएगा, अगर पहले दिया है तो हम गियर्सन लगाएंगे चारण काल में, और अगर बाद में दिया है तो राम कुमार वर्मा जी को हम लगा के आएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, देखिए आदिकाल के जो नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध पूछा है। तो देखिए बीज वपन काल, मिश्र बंधु, नहीं, हमने पढ़ा था बीज वपन काल किसका था, तो वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का था। ठीक है, सिद्ध सामंत राहुल सांकत्यायन जी हो जाएंगे, संधि और चारण काल राम कुमार वर्मा हो जाएंगे, वीर गाथा रामचंद्र शुक्ल हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को वीर गाथा काल किसने कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, वीर काल की बात बोली है, वीर कथा नहीं, वीर काल की बात बोली है। तो वीर काल में हमारा कौन सा हो जाएगा, तो विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी हमारे हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसको आप ध्यान दीजिएगा, वीर काल की यहाँ पे बात बोली है, बीज वपन बोलेगा तो हमारा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे। तो छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे वीर गाथा की बात आई है, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल नाम किसने दिया। तो वीर गाथा आई है, वीर गाथा, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी हो जाएंगे। इसको आप ट्रिक के तौर पे ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जो वीर गाथा है यानी रामचंद्र शुक्ल की जो का जो जीवन परिचय है ये क्या है, तो ये एक वीर गाथा है, यानी कि एक जो हमारे जो वीर ग्रंथ होते हैं, एक तरीके से मानिए आप ट्रिक के तौर पे ही जो वीर ग्रंथ होते हैं उनके अंतर्गत हम उनको रखते हैं। तो राम जी का जो जीवन है तो वो वीर गाथा हो जाएगी, उनके जीवन पर आधारित वीर गाथा हो जाएगी, इसलिए हम उनको वीर गाथा काल कहा गया है। मतलब ट्रिक है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, समझने के लिए है। अगला है, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, देखिए ऊपर ही क्वेश्चन आ गया, आदिकाल को वीर गाथा काल तो रामचंद्र शुक्ल हो जाएगा, यानी वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सॉरी, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत युग नाम इनके द्वारा किया गया है। तो पूछा है किसके द्वारा किया गया है, सिद्ध सामंत की जब बात आ जाती है तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल है, नहीं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का तो हमने अभी पढ़ा था कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का क्या होगा, तो वीर गाथा हो जाएगा। रमाशंकर शुक्ल रसाल जी का तो कोई भी नहीं है, शिव प्रसाद सितारे हिंदी से रिलेटेड नहीं, राहुल सांकत्यायन जी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए कितनी बार क्वेश्चन जो है आपका पूछा गया है, आश्रम पद्धति में पूछा गया है, पीजीटी में पूछा गया है, जीआईसी में, टीजीटी 2001, इतनी बार पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको इसको बोला है कि किस साहित्यकार ने क्या नाम दिया है वो आप याद रखिएगा। अगला है, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आदिकाल को बीज वपन की जब बात आ जाती है तो ये कौन हो जाएंगे, बीज वपन यानी महावीर प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। देखिए इसको आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, यहाँ पे बीज वपन आ गया, ई की मात्रा आ गई, यहाँ पे भी वीर आ गया है ना, तो बीज वीर, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। एक माइंड में कॉन्सेप्ट समझने की बात होती है, बाकी आप 4-5 बार पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिक चीजें जो है वो रट जाएंगी। तो बीज वपन काल की संज्ञा किसने दी है, तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने दी है। अगला हो जाएगा हमारा, हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया है। तो प्रथम काल को आदिकाल की बात करते हैं तो आदिकाल किसने दिया है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने दिया है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक, रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा बोला था और आदिकाल का किसने बोला है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ऐसे आप याद कर सकते हैं कि हजारों वर्ष पहले जो है हजारों वर्ष पहले हम जिस चीज़ की संज्ञा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आदिकाल हो जाएगी, है ना, आदि यानी कि पहले, आदिकाल की बात यहाँ पे हो जाएगी। तो जब हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम दिया है, किसने दिया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। अगला है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल का आदिकाल नामकरण किसने किया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपका घुमा के दे दिया गया और ये बीपीएससी पीजीटी में क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि पीजीटी में 4-5 ऑप्शन आते हैं और इस तरीके से ही जो है मार्क्स कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं, तो इसमें आपको बड़ी ध्यान देने वाली चीज़ होती है। हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को आदिकाल, तो आदिकाल अभी हमने पढ़ा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। ठीक है, यानी आदिकाल का जब जब नाम आएगा तो वो हजारों हजार साल अगर ऐड हो जाते हैं तो वो आदिकाल के अंतर्गत आ जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, देखिए ये भी बीपीएससी पीजीटी दोबारा रिपीट हो गया है क्वेश्चन,
आदिकाल को आदिकाल नाम नाम दिया गया है, किसने दिया, यानी आदिकाल को आदिकाल किसने बोला है, यही पूछ गया है यहाँ पे। तो ये भी कौन हो जाएंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएंगे। देखिए पूछने का तरीका देख लीजिए आप कैसे है कि आदिकाल को आदिकाल किसने बोला है, और ऊपर हमारा क्या था, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत होइएगा। इस तरीके से क्वेश्चन जो है वो लैंग्वेज घुमा के देता है बीपीएससी, लैंग्वेज घुमा के आपको देगा। तो आदिकाल को आदिकाल संज्ञा किसने दी है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी दी है। आप कॉन्सेप्ट को समझिए, आदिकाल किसने बोला है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। बाकी इधर उधर भटकना नहीं है। रामकुमार वर्मा का आपको पता ही है कि क्या दिया है उन्होंने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का वीर गाथा काल है, तो जाहिर सी बात है आदिकाल इनका होगा ही नहीं। तो इस तरीके से भी आप क्वेश्चन को जो है वो जो इसके ऑप्शन है उनको अलग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा नाम जो है आदिकाल का नहीं है, वीर गाथा काल, चारण काल, गद्य काल, सिद्ध सामंत काल। तो देखिए मैंने अभी ऊपर आपको बताया था, आदिकाल को वीर गाथा काल किसने कहा है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। चारण काल भी मैंने आपको बताया था किसने कहा, इसमें सुमन राजे का भी नाम आता है। सिद्ध सामंत राहुल सांकत्यायन ने क्या, गद्य काल हम नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। इस तरीके से आप देख लीजिए, यहाँ पे विवरण भी दिया हुआ है। आदिकाल को वीर गाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, सिद्ध सामंत युग, वीर काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल आदि नामों से अभिहित किया जाता है। जबकि गद्य काल किसको कहते हैं, तो ये आधुनिक काल को कहा जाता है। तो याद रखिएगा, गद्य काल किसको कहते हैं, तो ये आरंभिक काल को कहते हैं। अगला है, आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया है। प्रारंभिक काल की बात आ गई यहाँ पे, तो डॉक्टर गियर्सन। तो गियर्सन ने क्या बोला था, चारण बुद्ध दिया था सबसे पहले। मिश्र बंधु का नाम इसमें आया हुआ है। महावीर प्रसाद का आपको पता था, हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी आपको पता है ना। तो इसमें से कोई नहीं हो जाएगा। तो ये देखिए इसमें दिया है, गणपति चंद्र गुप्त ने, यहाँ पे बात आई है, गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य ग्रंथ में हिंदी साहित्य का जो वैज्ञानिक इतिहास है इसमें आदिकाल को प्रारंभिक काल माना हुआ है। तो यानी इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है टीजीटी में जो ये पूछा गया है। तो आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने बोला है, प्रारंभिक की बात आती है तो गणपति चंद्र गुप्त ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है। तो वैज्ञानिक इतिहास की जब बात आती है, नामवर शुक्ला है, नामवर, तो ये गणपति चंद्र गुप्त हो जाएंगे। वैज्ञानिक इतिहास की बात आ गई यहाँ पे, तो गणपति चंद्र गुप्त हो जाएंगे। अगला है, गोरखनाथ के समय 11वीं सती है। जो गोरखनाथ का जो समय है ये 11वीं सती है। यह मान्यता किस विद्वान की है, राहुल सांकत्यायन की है, रामचंद्र शुक्ल की है, चार हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, डॉक्टर पीताम्बर बर्तवाल की है। तो गोरखनाथ का जो समय है उसको 11वीं सदी के अंतर्गत मान्यता किसने दी है, तो ये पीताम्बर दत्त जो बड़तवाल है इन्होंने दी है। तो गोरखनाथ का जो समय है ये क्या मानते हैं, ये 11वीं शताब्दी के सती के समय को मानते हैं। राहुल सांकत्यायन ने गोरखनाथ का जो समय है ये 845 ईस्वी में माना है। राम कुमार वर्मा ने 13वीं सती में माना है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 9वीं सती में माना है। ये भी आप ध्यान रखिएगा। इस बार क्वेश्चन प्रोफेसर वाले में पूछ लिया है कि गोरखनाथ ने किसको माना है। मे बी नेक्स्ट टाइम किसी भी आप एग्जाम में बैठे हो तो वहाँ पे जो है राहुल सांकत्यायन का पूछ लें, या फिर राम कुमार वर्मा का पूछ लें, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का पूछ लें, किसी का भी पूछ सकते हैं। और गोरखनाथ के जो ग्रंथों का संपादन है ये किस शीर्षक से किया गया है, तो ये गोरखवाणी शीर्षक से किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पीताम्बर दत्त बर्तवाल जी हो जाएंगे। अगला देखिए क्या है, सूची से सम्मिलित जो है मिलान करना है। एक तरफ इतिहासकार दिए हुए, एक तरफ नामकरण दिए हुए। तो देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का क्या हो जाएगा, तो रामचंद्र शुक्ल का क्या था, वीर गाथा काल था। हजारी प्रसाद द्विवेदी का क्या हो जाएगा, आदिकाल हो जाएगा। मैंने आपको ट्रिक के तौर पे बताया था, जो है हजार हजार करके वो आदि उसमें हो जाएंगे। राहुल सांकत्यायन का क्या हो जाएगा, सिद्ध सामंत युग हो जाएगा। और बाकी मिश्र बंधु का इसमें दिया हुआ है तो वो प्रारंभिक काल हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसमें कोई मैच नहीं है, मिश्र बंधु का कोई वो नहीं है, इस वजह से इसमें गलत माना है। ठीक है, आरंभिक काल मिश्र बंधु का है। तो इस हिसाब से आप जो है यहाँ देखिए, इसलिए यहाँ पे स्टार लगा हुआ है क्योंकि यहाँ पे प्रारंभिक काल दे दिया है ना। और प्रारंभिक काल की जब हम बात करते हैं तो वो गणपति चंद्र गुप्त से रिलेट करेगा। यहाँ मिश्र बंधु पूछा है तो यहाँ पे आरंभिक काल होना चाहिए। देखिए आरंभिक और प्रारंभिक में लोग कंफ्यूज रहते हैं, और ये कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी है क्योंकि दोनों ही इसमें दिए रहते हैं। तो इसलिए आप जो है ध्यान दीजिएगा। बाकी ऐसे अगर क्वेश्चन आएंगे तो आयोग खुद ही उसको डिलीट कर देगा, या फिर उसको जो है उसको संशोधित करके उसका आंसर दे देगा। जैसे गणपति चंद्र गुप्त ने प्रारंभिक काल कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया। बाकी आरंभिक काल मिश्र बंधु कहते हैं। उत्तर प्रदेश ने इसको डी वाले को सही माना है।
अगला क्वेश्चन है, देखिए एक दो विवादित क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे ही, हर एक परीक्षा में मिलेंगे, उसके लिए आप अपना ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, क्योंकि वो अगर गलत होगा तो सभी का गलत होगा, कुछ ही लोग का सही होगा, और अगर सही होगा या जिस हिसाब से होगा तो वो आयोग डिसाइड करेगा। अगला है, इनमें से किस साहित्य इतिहासकार ने अपने इतिहास ग्रंथ में हिंदी के गद्य साहित्य को गद्य का आविर्भाव, गद्य का प्रवर्तन, गद्य का प्रसार और गद्य की वर्तमान गति नामक खंडों में विभक्त करके विवेचित किया है? तो बच्चन सिंह है, रामचंद्र शुक्ल है, शिव सेंगर है, रामशंकर शुक्ल है। तो ये कौन हो जाएंगे? यहाँ पे बात करें इतिहास जो है गद्य के आविर्भाव की, तो ये रामचंद्र शुक्ल जी का यहाँ पे हो जाएगा। अगला है, राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो राम कुमार वर्मा ने जो हिंदी का जो साहित्य का आरंभ है ये 693 ईस्वी से माना है। अब राम कुमार वर्मा के हिंदी साहित्य के आरंभ की बात करते हैं तो इनका जो ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास 1938 में लिखा गया है, मतलब 1938 में प्रकाशित हुआ था। इसमें उन्होंने एक विषय कालखंड यानी 693 से लेके 1693 तक जो रचित हिंदी साहित्य का जो विवेचन किया है इन्होंने, तो विवेच्य ग्रंथ 7 प्रकरणों में है, जिसमें संधि काल है, चारण काल है, भक्ति काल है, और भक्ति काल की अनुक्रमणिका है, भक्ति काल है, प्रेम काव्य है, राम काव्य है तथा कृष्ण काव्य में इन्होंने विभाजित किया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा की जो हिंदी साहित्य का आरंभ है ये इन्होंने 693 ईस्वी इसको मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म से जुड़े हुए साहित्य की भाषा क्या है? तो बौद्ध धर्म से जो जुड़े हुए जो साहित्य होते हैं इनकी जो भाषा होती है ये पाली होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि जो इन लोगों की जो लैंग्वेज थी ये लोकल लैंग्वेज पाली ही थी, तो मैक्सिमम जो इनके ग्रंथ है वो पाली भाषा में ही लिखे गए हैं बौद्ध वाले। तो प्राकृत भाषा के विविध रूप हैं, यानी प्राकृत भाषा की यहाँ पे बात की गई विविध रूप है, जिसमें पाली प्राकृत का संबंध बौद्ध धर्म के ग्रंथों से है, जहाँ अर्धमागधी का संबंध किससे है? अर्धमागधी की बात करते हैं तो जैन धर्म के ग्रंथों से है। जहाँ जहाँ बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वहाँ वहाँ पाली भाषा पहुंची है। जैन धर्म के साथ अर्धमागधी आई है। प्राकृत भाषा को साहित्यिक महत्व पूर्व की तुलना में पश्चिम से अधिक प्राप्त हुआ है, और उनमें भी जो विशेष रूप से महाराष्ट्री प्राकृत का जो है वो प्रधान रूप है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, पाली लैंग्वेज। अगला है, निम्नलिखित में से अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? अपभ्रंश प्रभावित हिंदी की बात कर रहा है यहाँ पे, तो खुमार रासो है, भरतेश्वर बाहुबली रास है, ढोला मारूरा दुहा है, या फिर जयमैंग जस चंद्रिका है। तो अपभ्रंश प्रभावित जो हिंदी रचना है ये भरतेश्वर बाहुबली रास है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो मुनि जो जिन विजय है इनका ये ग्रंथ है, इनका ग्रंथ के भी बारे में पूछ लेता है। इस ग्रंथ को जैन साहित्य की रास परंपरा के का जो प्रथम ग्रंथ माना गया है। इसकी रचना शालिभद्र सूरी ने की है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो इसकी रचना है शालिभद्र सूरी ने की है, भरतेश्वर बाहुबली रास की। और शालिभद्र सूरी ने पंच पांडव रचित रास की भी रचना की है। खुमार रासों के जो 43 छंद प्राप्त हुए हैं। ढोला मारूरा दुहा के जो कवि हैं वो कल्लोल हैं। वहीं ढोला मारूला दुहा जो है अपने मूल रूप से उपलब्ध नहीं है। यह लोक काव्य यानी दोहा ब्रद था और मौखिक परंपरा में सुना और गाया जाता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है ढोला मारूला दुहा जो है ये लिखित है या फिर मौखिक है? तो ये मौखिक रूप से सुना गया है, लिखित में इसका वर्णन नहीं है। इसके कवि पूछ सकते हैं तो कल्लोल कवि है। पंच पांडव रचित रास के कौन है? तो ये शालिभद्र सूरी है। भारतेश्वर बाहुबली रास के भी यही हो जाएंगे। ठीक है। अगला है, अपभ्रंश प्रभावित हिंदी रचना कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखिए अभी क्वेश्चन आया था उसी प्रकार से पूछ लिया है। भरतेश्वर बाहुबली रास, नेमीचंद्र रास, चंद्रवाला रास, बसंत विलास। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, शालिभद्र सूरी की रचना का क्या नाम है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो ये भरतेश्वर बाहुबली रास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला है, पंच पांडव रचित रास के रचयिता कौन है? अभी मैंने ऊपर जो विवरण पढ़ाया था उसमें दिया हुआ था, तो ये कौन हो जाएंगे? तो ये शालिभद्र सूरी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, 11वीं शताब्दी में रचित लोक काव्य है। तो 11वीं शताब्दी की बात की, जयमैंग जस चंद्रिका, उक्ति व्यक्ति प्रकरण या फिर राउल बेल या ढोला मारूरा दुहा। तो देखिए 11वीं सदी की हमने बात की थी, तो ये ढोला मारूरा दुहा हो जाएगी। इसका विवरण पढ़ लेते हैं। तो ढोला मारूरा दुहा जो है 11वीं शताब्दी में रचित एक लोक काव्य है,
दूहा घृणाम पुराणम अक्षय पंक्ति इसकी जो है प्राचीनता की ओर संकेत करती है। मूलतः दोहों में रचित इस लोक काव्य को 17वीं शताब्दी में कुशल राय वाचक ने कुछ चौपाइयां जोड़कर विस्तार किया था। तो जब ढोला मारूरा दोहा की बात आएगी तो यहाँ पे कल्लोल और कुशल राय दोनों का नाम आएगा। कल्लोल जी ने लिखी है, बाकी कुछ चौपाइयां आगे बढ़ा के किसने लिखा है तो ये कुशल राय जी ने लिखा है। दोनों ही इंपॉर्टेंट है इसमें। आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा कि क्या बोल रहा है, किस तरीके से हमको आंसर देना है। अगला है अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। सबसे पहले जो है उल्लेख किसने किया था, पाणिनि, पतंजलि, नागार्जुन, सरहपा। तो अपभ्रंश शब्द का सबसे पहले जो उल्लेख है ये पतंजलि जी ने किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस ग्रंथ में पूछा है तो महाभाष्यकार जो है पतंजलि जी ने। इससे पता चलता है कि संस्कृत या साधु शब्द जो है प्रचलित विविध रूप से अपभ्रंश कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है अवहट भाषा से तात्पर्य है ग्रामीण अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत, परिनिष्ठित अपभ्रंश या फिर परिनिष्ठित प्राकृत। तो अवहट भाषा किस में आती है तो ग्रामीण अपभ्रंश में आती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसका विवरण भी हम देख लेते हैं। अवहट अपभ्रष्ट शब्द का जो है वो विकृत रूप है। इसे अपभ्रंश या फिर परिवर्ती अपभ्रंश कह सकते हैं। अवहट जो है ये अपभ्रंश एवं आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं के बीच की संक्रमण जो कालीन और संक्रांतिकालीन भाषा है। इसका कालखंड क्या है तो 900 से 1100 ईस्वी तक निर्धारित किया गया है। अवहट को अपभ्रंश की पुरानी हिंदी यानी ग्रामीण अपभ्रंश के बीच की कड़ी माना जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अवहट भाषा के बारे में पूछ सकता है तो ये अपभ्रंश और पुरानी हिंदी के बीच की लैंग्वेज है। अवहट भाषा के प्रमुख रचनाकार कौन है तो ये अदहमान या फिर अब्दुल रहमान इनको बोलते हैं। संदेश रासक इनके ग्रंथ है, संदेश रासक। और दामोदर पंडित जिनका ग्रंथ है उक्त व्यक्ति प्रकरण, ज्योतिश्वर ठाकुर जिनका ग्रंथ है वर्ण रत्नाकर, विद्यापति कीर्ति लता इन्होंने लिखी हुई है। तो ये सारे क्या है ये अपहट से ही रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है अवहट में शिक्षा शब्द के लिए कौन सा रूप मिलता है तो अवहट में शिक्षा के लिए जो है वो शिक्षा शब्द मिलता है। ऑप्शन नंबर शिक्षा शब्द मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। अपभ्रंश के परिवर्ती रूप को अवहट नाम दिया गया है। अवहट में शिक्षा शब्द के लिए शिक्षा रूप जो है वो मिलता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राहुल संकत्यायन के अनुसार जो चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले पहले बौद्ध सिद्ध हैं तो कौन है। सरहपा है, डोम्बिया है, कन्हपा है या फिर कमरिपा है। राहुल संकत्यायन के अनुसार की हमने बात की है तो ये चर्या गीत और दोहा कोश की रचना करने वाले प्रथम जो है वो सरहपा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बच्चन जी ने भी देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। आक्रोश, यहाँ पे बच्चन जी की बात हो रही है तो यहाँ पे इन्होंने बोला है आक्रोश की जो भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में ही दिखाई देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा जो नाम है ये सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है। तो कौन सा नाम है तो पुतलिपा है, मणिभद्रिका है, लक्ष्मी करा है या कनपका है। इसमें नहीं है पूछा है, इस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बाकी ये जो तीन है मणिभद्रिका, लक्ष्मीकरा और कनखलापा, ये तीनों जो है सिद्ध परंपरा के अंतर्गत जो योगिनी है इनके नाम है। इन तीनों का नाम इसमें आता है। जैसे सिद्ध साहित्य आदिकालीन हिंदी साहित्य की एक प्रमुख काव्य धारा है। सिद्धों की बात करते हैं, डायरेक्ट इनकी संख्या पूछ लेता है, 84 मानी गई है, जिसमें मणिभद्रिका, लक्ष्मीकरा और कनखालपा योगिनी थी। तो योगी की बात करते हैं तो जो कुल जो संख्या है सिद्धों की 14 है तो योगी है 3 इसमें योगिनी है और जिनका नाम दिया हुआ है। इन तीनों के अतिरिक्त कौन है मेखलापा भी जो है सिद्ध योगिनी थी, लेकिन 3 का नाम जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और इस प्रकार 84 सिद्धों में 4 महिलाएं थीं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सिद्धों की संख्या पूछेगा तो 84 है, योगिनी कितनी थी 4 थी, तो 84 और 4 थी। पुतलिपा भी सिद्ध कवि थे जो शूद्र वर्ण के माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पुतलिपा क्या थे वो सिद्ध कवि थे, लेकिन इन 84 कवियों में ये नहीं थे। ये किस में माने जाते हैं शूद्र कवि माने जाते हैं।
पूछ सकता है नेक्स्ट टाइम में क्वेश्चन। 3 का ऑप्शन 84 सिद्धों में कोई भी दे देगा और पुतलिपा दे देगा और पूछ लेगा कि कौन से इनमें शूद्र वर्ण के जो है कवि है, तो आप पुतलिपा को याद रखिएगा। अगला है अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन है। तो हिंदी के प्रथम कवि की जब बात आती है तो वो सरहपाद का नाम हमेशा आता है। बाकी कबीर हो गए, सूरदास हो गए, विद्यापति है, ये तो बात के हैं। सबसे पहले कौन है, सरहपाद हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिंदी के किस इतिहासकार ने के मतानुसार शालिभद्र सूर्य हिंदी के प्रथम कवि हैं। तो शालिभद्र सूर्य की यहाँ पे बात हुई है हिंदी के प्रथम कवि के बारे में। तो शालिभद्र गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है, नगेंद्र ने कहा है, रामकुमार वर्मा है, धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। तो शालिभद्र सूर्य की यहाँ पे बात हुई है तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने इनको माना है। अगला है सिद्धों के प्रथम कवि कौन है। सिद्धों की संख्या हमने जानी थी 4 है, उनमें योगिनी की मानी थी जो है 4 है, 184 है, इसमें 4 है। प्रथम कवि की बात बोली तो वो सरहपा ही हो जाएंगे। सिद्धों के जो प्रथम कवि हैं ये कौन हो जाएंगे, सरहपा हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इन सिद्ध कवियों में से सर्वप्रथम माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए किस प्रकार से घुमा घुमा के पूछा गया है। और पहले की ही बात आई है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सरहपा। बीपीएससी टीजीटी में भी क्वेश्चन पूछा गया है। अगला है, सिद्धों में सबसे पुराने कौन थे। अभी तक तो हम पहले की बात पढ़ रहे थे, अब पुराने कवि हैं। नरोपा है, गौरछपा है, सरहपा है, लुइपा है। देखिए सरहपा तो होंगे नहीं, ये पहले है। पुराने की भी बात अगर हम करेंगे पहले में, यानी कि पहले क्या हो जाएंगे, जो पहले आया है वही पुराना हो जाएगा, बाद में धीरे 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 ऐड होते रहेंगे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारे अब हो जाएंगे। अगला है, सरहपाद को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है। तो सरहपाद को हिंदी का जो प्रथम कवि है ये किसने माना है, रामकुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या फिर राहुल संकत्यायन ने। तो सरहपाद को जो है राहुल संकत्यायन जी ने माना है। फिर से देखिए वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जो काशी नागरी प्रचारणी सभा है इसकी स्थापना कब हुई थी। ये पीजीटी और टीजीटी दोनों में पूछा गया है। तो ये 1893 में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है ये किस संस्था ने किया था। तो मैंने अभी आपको इसका विवरण पढ़ के बताया था ऊपर, अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो आप इसका आंसर दे ले जाएंगे। हिंदी साहित्य सम्मेलन, इंडियन प्रेस, नागरी प्रचारणी सभा, राष्ट्रभाषा परिषद। तो ये जो है नागरी प्रचारणी सभा जो संस्था है उसी में हिंदी शब्द सागर का जो प्रकाशन है ये किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, इसका देखिए विवरण में भी दिया हुआ है कि इस ग्रंथ की जो भूमिका है ये किसने लिखी थी। तो ये रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखी है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास है इस इतिहास ग्रंथ का जो प्रकाशन है ये किया गया था। तो यानी किसके द्वारा किया गया है पूछा गया है यहाँ पे। भारतीय भाषा परिषद कलकत्ता ने, राष्ट्रीय भाषा प्रचार समिति वर्धा ने, हिंदुस्तानी अकेडमी इलाहाबाद ने, या नागरी प्रचारणी सभा काशी ने। तो इसका देखिए सही आंसर जो है वो हो जाएगा नागरी प्रचारणी सभा जो है काशी की, यहाँ से जो है हिंदी साहित्य का बृहत इतिहास ग्रंथ है इसका प्रकाशन किया गया था। इसका स्थापना वर्ष भी मैंने आपको बताया था 1893 होगा। और हिंदी साहित्य का जो बृहत इतिहास है ये 17 खंडों में प्रकाशित हुआ है और 16 खंडों में ही ये प्रकाशित हुआ, यानी जो इसकी योजना बनी थी 17 खंडों में प्रकाशित करने की, लेकिन जो बृहत इतिहास है ये 16 खंडों में ही प्रकाशित हुआ था। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की बात करते हैं तो ये संवत 1800 में है, 1800 ईस्वी में है, ये 1798 में, 1802 ईस्वी में है। ये देखिए जो टीजीटी की पुनर्परीक्षा हुई थी उसमें पूछा गया है, इसके अलावा जीआईसी में पूछा गया, पीजीटी में पूछा गया है। तो जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना है ये 1800 ईस्वी में हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है ये। तो फोर्ट विलियम कॉलेज की जो स्थापना है ये 1800 में हुई है। और लॉर्ड जो वेलेजली हैं ने जॉन गिलक्राइट्स की अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की। बाद में यही जो संस्था है ये फोर्ट विलियम कॉलेज के रूप में परिवर्तित हुई, यानी वेलेजली ने जो गिलक्राइट्स हैं इनकी अध्यक्षता में ओरिएंटल सेमिनरी की स्थापना की थी। इसी कॉलेज को बाद में परिवर्तित करके जो है फोर्ट विलियम कॉलेज बन गया। अब फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है टीपू सुल्तान पर ब्रिटेन की निर्णायक विजय की स्मृति यानी 14 जुलाई 1800 को हुई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, डेट याद रखिएगा, 14 जुलाई 1800 में हुई थी। गिलक्राइट्स के जो हिंदुस्तानी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए थे उन्होंने हिंदी के शिक्षण के लिए
दो भाषा पंडितों, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे सीधे दो भाषा पंडितों के बारे में क्वेश्चन पूछता है। एक है लल्लू लाल, एक है सदल मिश्र की नियुक्ति की थी। डेट आप याद रखिएगा, 10 जुलाई सन 1800 में हुई थी। और दो भाषा पंडित जो नियुक्त किए गए थे वो लल्लू लाल और सदल मिश्र जी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? जॉन गिलक्राइट्स, शिव प्रसाद सितारे हिंद, सदल मिश्र या फिर रविन्द्रनाथ टैगोर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी मैंने आपको बताया। तो ये जॉन गिलक्राइट्स हैं जो इसके संस्थापक हैं। यहाँ पे मैंने आपको देखिए विवरण भी बताया है। जो लॉर्ड वेलेजली हैं इन्होंने गिलक्राइट्स की अध्यक्षता में की थी। तो इसके संस्थापक कौन थे? गिलक्राइट्स थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगला है सदल मिश्र की भाषा की विशेषता है, यानी सदल मिश्र की जो भाषा है उनकी क्या विशेषता है? पूर्वीपन, सहज और प्रवाहमयी भाषा, उर्दू की प्रमुखता या किस्सा गोई। तो जो सदल मिश्र है इनकी भाषा में पूर्वीपन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। इसका जो विवरण है वो भी पढ़ लेते हैं। सदल मिश्र की जो भाषा है उनमें पूर्वीपन क्यों पाया जाता है? तो इसका जो रीज़न है, ये बिहार प्रांत के शाहाबाद, यानी जो शाहाबाद पहले था, अब ये भोजपुर जिले के जो ध्रुवडीहा गांव में रहने वाले सात द्वीपीय ब्राह्मण थे। ये इनके पिता का नाम नंद बड़ी मिश्र था। ये कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी विभाग के अध्यापक थे। सदल मिश्र का जो प्रारंभिक खड़ी बोली गद्य लेखों में विशेष महत्व है। इनके शब्द संगठन और वाक्य विन्यास दोनों में ही ब्रजभाषा, पूर्वीपन, बंगला, ये तीनों का प्रभाव जो है स्पष्ट लक्षित है। आधुनिक काल में जिस भाषा में हिंदी गद्य लिखा जा रहा है वह खड़ी बोली गद्य ही है। और रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली गद्य का जो प्रारंभ है ये अकबर के दरबारी कवि जो थे, कवि गंग इन्होंने लिखा था। किसमें? छंद चंद वर्णन की महिमा के द्वारा माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन इनका। इनकी जो रचना है उसके बारे में भी पूछता, उनका जो लिखित ग्रंथ है उसके बारे में भी पूछता है। कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा। वहीं सदल मिश्र जो है पहले गद्यकार हैं। सदल मिश्र के दो गद्य कृतियां हैं। कौन सी है? एक तो नासिकेतोपाख्यान है, इसको हम चंद्रावती के नाम से भी जानते हैं, और रामचरित्र है। और ये हिंदी का जो गद्य साहित्य है ये रामचंद्र तिवारी ये जो है स्रोत यहाँ से मिलता है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो सदल मिश्र ने व्यवहारोपयोगी भाषा लिखने का प्रयत्न किया है। वहीं श्याम सुंदर दास ने तत्कालीन गद्य लेखकों में इंशाअल्लाह खां के बाद दूसरे स्थान पर सदल मिश्र को ही रखा है। वहीं लल्लू लाल की जो रचना है प्रेम सागर, इसमें ब्रज भाषा का जो प्रभाव है ये दृष्टिगोचर होता है तथा शैली आख्यात्मक है। ये लल्लू लाल की सबसे प्रसिद्ध रचना है। कौन सी? प्रेम सागर जो रचना है लल्लू लाल की, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही प्रसिद्ध है ये। वहीं जब मुंशी सदा सुख लाल की बात करते हैं तो इनकी जो है ये सुख सागर है, ये भी एक धार्मिक ग्रंथ है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसकी भाषा पर क्या है? ये पंडिताऊपन एवं फारसी भाषा का प्रभाव है। सुख सागर की बात करते हैं तो विष्णु पुराण के उद्देशात्मक प्रसंग पर आधारित है। इंशाअल्लाह खां की जो रचना है रानी केतकी की कहानी, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। इसे उदयभान चरित्र भी कहा जाता है। सीधे सीधे पूछ लेता है रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो उदयभान चरित्र है। इसकी जो भाषा है वो क्या है? तो उर्दू है, अरबी है, फारसी का प्रभाव इसमें देखने को मिलता है। किसमें? उदयभान चरित्र में, जिसको हम रानी केतकी की कहानी भी कहते हैं। वहीं फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्राइट्स हिंदी उर्दू के जो है अध्यापक थे। उन्होंने लल्लू लाल और शाहाबाद यानी भोजपुर के जो सदल मिश्र को भाषा मुंशी के रूप में नियुक्त किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भाषा मुंशी के रूप में किसको नियुक्त किया था? तो उन्होंने सदल मिश्र को किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो अभी मैंने आपको बताया था लल्लू लाल जो है ये प्रेम सागर की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रानी केतकी की कहानी किसकी रचना है? अभी मैंने आपको विवरण में बताया है। तो ये इंशाअल्लाह खां की ये रचना है रानी केतकी की कहानी। और इसका दूसरा नाम भी मैंने अभी आपको बताया था, आई होप आपको याद होगा। और रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? तो ये भी इंशाअल्लाह खां है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में हिंदी के अध्यापक थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, अध्यापक की यहाँ पे बात की गई है। इंशाअल्लाह खां है, राजा लक्ष्मण सिंह है, सदल मिश्र है, सदासुख लाल है। तो यहाँ पे जो है अध्यापक की बात हो रही है तो ये सदल मिश्र हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है इनमें से कौन कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से समृद्ध थे? लल्लू लाल, सदा शुक्ला, इंशाअल्लाह का, भारतेंदु हरीशचंद्र थे। तो जो कलकत्ता फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंधित थे कौन थे? तो ये लल्लू लाल जी थे। इनकी रचना भी मैंने आपको भी बताया था। ठीक है।
तो यहाँ पे बात करते हैं इसकी। देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाचिकेतोपाख्यान के लेखक कौन है? सदल मिश्र है, लल्लू लाल है, इंशाअल्लाह खां है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए टीजीटी जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, और इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन है उसमें भी ये चीज़ें पूछी गई हैं। तो सदल मिश्र जो है ये नाचिकेतोपाख्यान के लेखक है। अगला है सदल मिश्र की जो रचना है, देखिए रिपीटेड है क्वेश्चन, सदल मिश्र की कौन सी रचना होगी? तो ये नाचिकेतोपाख्यान हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है इंशाअल्लाह खां द्वारा रचित रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तो ये मैंने आपको ऊपर जो है विवरण में बताया था। चंद्रभान चरित है, मलखान चरित है, उदयभान चरित है, सूर्यभान चरित है। तो रानी केतकी की कहानी का जो दूसरा नाम है ये उदयभान चरित हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। अगला है उदयभान चरित के लेखक कौन है? तो उदयभान चरित्र किसका दूसरा नाम था? तो रानी केतकी की कहानी का दूसरा था। तो इसका कौन सा हो जाएगा? रानी केतकी की कहानी, यानी इंशाअल्लाह खां की ये रचना हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला है सुख सागर किसकी रचना है? तो सुख सागर जो है ये सदासुख लाल की रचना है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सुख सागर का विषय क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमने इनकी रचना के बारे में पढ़ लिया। सुख सागर किसका है? तो सदासुख लाल का है। इसका विषय क्या है? तो शिव पुराण के प्रेरक प्रसंग है इसमें, या फिर गीता के प्रेरक प्रसंग है, या फिर विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब बात करते हैं सुख सागर के विषय की, तो इसमें विष्णु पुराण के जो है उपदेशात्मक प्रसंग इसमें दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। लल्लू लाल जी का जो सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ है ये कौन सा है? शकुंतला नाटक है, सिंहासन बत्तीसी है, प्रेम सागर है, या बैताल पचीसी है। तो लल्लू लाल की बात आती है तो प्रेम सागर है, यानी टिक के तौर पे अगर आप इसको याद करना चाहते हैं तो ऐसे कर लीजिए कि प्रेम के सागर में जो लोग डूबते हैं वो लल्लू ही होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उर्दू को यामिनी भाषा कहने का श्रेय किसको जाता है? सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंशाअल्लाह खां, या फिर सदासुख लाल नियाज। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लल्लू लाल। लाल जी ने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। अब इसको देखिए हम जो है इसका विवरण पढ़ते हैं। जो लल्लू लाल जी हैं इन्होंने उर्दू को यामिनी भाषा कहा है। इसकी प्रमुख जो रचना है ये प्रेम सागर, यानी जो लल्लू लाल जी की रचना है प्रेम सागर, तो इसी में इन्होंने इस जो प्रारंभिक खड़ी बोली के नमूने मिलते हैं जिसमें इनकी जो रचना है इसी में लल्लू लाल कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज में भाषा के मुंशी के पद पर रहे हैं। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा आपसे। और बाकी यामिनी भाषा किसने कहा है? तो लल्लू लाल जी ने ही कहा है। अगला क्वेश्चन है भाषा योग वशिष्ठ के लेखक कौन है? तो राम प्रसाद बिस्मिल है, रमाशंकर वाजपेयी है, राम प्रसाद निरंजनी है, इनमें से कोई नहीं। तो योग वशिष्ठ की बात आती है तो राम प्रसाद निरंजनी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसका विवरण पढ़ते हैं। भाषा योग वशिष्ठ के जो लेखक हैं राम प्रसाद निरंजनी। इस ग्रंथ यह जो ग्रंथ है ये विक्रम संवत 1798 में, सन की बात करें तो 1741 में लिखा गया है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली में लिखा गया बहुत साफ सुथरा ग्रंथ बताया है। अन्य ग्रंथ के तथ्य की बात बताएं, अब तक पाई गई पुस्तकों में भाषा योग वशिष्ठ जो है सबसे पुरानी है। इसमें गद्य अपने परिष्कृत रूप में दिखाई पड़ता है। इसे रामचंद्र शुक्ल ने खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ माना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। खड़ी बोली का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो भाषा योग वशिष्ठ माना है। किसने माना है? रामचंद्र शुक्ल ने। इसकी जो भाषा है ये गुरुमुखी लिपि से मिलती जुलती है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अगला है खड़ी बोली की रचना कौन सी है? प्रेम सागर है, ढोला मारुआ दिया है, नाचिकेतोपाख्यान है, या आशिये है। तो अभी देखिए इसमें मैंने आपको बताया जो खड़ी बोली की इसमें रचना की बात की गई है तो ये नाचिकेतोपाख्यान हो जाएगा, जो खड़ी बोली की पहली रचना के रूप में माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा और टीजीटी 2011 में भी क्वेश्चन जो है ये आया हुआ है। तो खड़ी बोली की जो पहली रचना है ये नाचिकेतोपाख्यान है। ये भी पूछते हैं किसने माना है। तो देखिए केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अपनी वेबसाइट पर हिंदी का उद्भव शीर्षक के अंतर्गत खड़ी बोली गद्य की पहली पुस्तक यानी 1623 ईस्वी में जटमल कृत गोरा बादल की कथा का उल्लेख किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है जटमल कृत गोरा बादल की कथा के बारे में। और केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार प्रथम आधुनिक गद्यकारों में जो सदल मिश्र हैं और लल्लू लाल दोनों शामिल हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में एक साथ गए और सदल मिश्र ने नाचिकेतोपाख्यान की रचना की।
तथा लाल प्रणीत यानी प्रेम सागर का जो प्रकाशन हुआ है। अतः आधुनिक गद्यकारों ने नासिकेतोपाख्यान खड़ी बोली की पहली रचना माना है, यानी इन्होंने इनका जो वर्णन है ये दोनों रचनाओं का है, लेकिन जो माना है सबने ये नासिकेतोपाख्यान को माना है। इसलिए जो उत्तर कुंजी थी इसमें पहले ए को माना था, उसके बाद संशोधित करके ऑप्शन नंबर बी को मान लिया है। तो हम भी किसको मानेंगे, हम भी जो है प्रेम सागर को ना मान के नासिकेतोपाख्यान को मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है गोरा बादल की जटा किसके द्वारा रचित है, तो मैंने एक्सप्लेन में आपको बताया था जटमल की है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। एनवीएस टीजीटी में भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला है खड़ी बोली में जो खड़ी शब्द है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो देखिए इसमें तो स्टार लगा हुआ है, स्टार का मीन्स है कि इसका जो कोई ऑप्शन है वो नहीं होगा, पर हम इसका जो विवरण है वो पढ़ लेते हैं। खड़ी बोली शब्द का जो सब खड़ी बोली पद का भाषा विशेष में अर्थ जो है सर्वप्रथम प्रयोग कब मिलता है, तो ये 19वीं शताब्दी के प्रथम दशक में लल्लू लाल सदल मिश्र और जॉन गिलक्राइट्स ने किया था। किंतु खरी या खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, यह विवादास्पद है, यानी कि ये विवादित क्वेश्चन है आपका कि इसका प्रयोग कब किया था। बाकी अगर इसमें जो है प्रयोग की बात करें तो इन सभी लोगों ने किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया है, तो ये जॉन गिलक्राइट्स द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जीआईसी का है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दोनों में फर्क है। यहाँ पूछा है खड़ी बोली में खड़ी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, तो क्वेश्चन विवादित है। यहाँ पूछा है खड़ी बोली का पहला प्रयोग किसने किया है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गिलक्राइट्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। छोटी छोटी चीजें जो है आप ध्यान देके चलिएगा तो आपके क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन है आधुनिक हिंदी साहित्य के इतिहास में राजा जो द्वय हैं के नाम से विख्यात दो रचनाकार कौन से हैं। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद और राजा राधिका रमण प्रसाद सिंह हैं। राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हैं, या इनमें से कोई नहीं। अब बात करते हैं राजा द्वय के बारे में, तो राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। इसका विवरण भी देख लेते हैं। फारसी पढ़े लिखे लोगों ने जन भाषा को फारसी शब्दों से बोझिल कर दिया और इस खेमे का नेतृत्व राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कर रहे थे। इसकी प्रतिक्रिया में कुछ लोगों ने भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार कर दी। इस वर्ग के नेता थे राजा लक्ष्मण सिंह। राजा द्वय के जो प्रतिबंधी थे भारतेंदु के उदय काल तक चलती रही। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। दो थे इसमें, लक्ष्मण सिंह और सितारे हिंद, शिव प्रसाद सिंह सितारे हिंद। अगला है हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं, पूछा है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है। बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। तो प्रथम गद्यकार की यहाँ पे बात आई है तो लल्लू लाल जी इसमें हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है ढोला मारूहा दुआ में ढोला के पिता का क्या नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है। ढोला मारूहा दुआ में ढोला के पिता जो है उनका क्या नाम है, तो राजा जसवंत सिंह, राजा जय सिंह, राजा नल और राजा हरराज सिंह। तो इनके पिता जो हो जाएंगे राजा नल हो जाएंगे। यानी ढोला मारूहा दुआ में ढोला नामक राजकुमार था तथा मारवड़ी यानी मारू नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का काव्य है ये ढोला मारूहा दुआ। इसमें ढोला के जो पिता है उनका नाम राजा नल है। इस काव्य के मूल कवि कौन है, तो ये कल्लोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट इनका नाम भी पूछ लेता है। ढोला मारूहा दुआ के जो कवि हैं ये कौन है, तो ये कल्लोल है। कालांतर में कुशल राय ने इसमें कुछ विस्तार किया है। इन दोनों का ही नाम आता है, यानी कल्लोल और कुशल राय इन दोनों का ही नाम जो है इस ग्रंथ से रिलेटेड आता है। अगला है रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंध किससे है, तो ये महायानी सिद्ध से है, ब्रजयानी सिद्ध से है, नाथ से है या जैन से है। तो जब रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक की बात आती है तो ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये ब्रजयानी सिद्ध से संबंधित है। इसके देखिए विवरण के बारे में भी हम जान लेते हैं। रत्नाकर जोपम कथा पुस्तक का जो संबंध है ये आदिकालीन ब्रजयानी सिद्धों से है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखते हैं कि गोरखनाथ के समय का जो है ठीक पता नहीं,
राहुल सांकृत्यायन जी ने ब्रजयानी सिद्धों की परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है, उनके अनुसार उनका समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। उनका आधार ब्रजयानी सिद्धों की एक पुस्तक जो रत्नाकर जोपम कथा है, जिसके अनुसार मीननाथ के पुत्र मत्स्येंद्र नाथ काम रूप के मछुआरे थे और जो चर्प टीपा के शिष्य होकर सिद्ध हो गए थे। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले विद्वान कौन है? तो जोसुआ कैटलर है, किशोरी दास वाजपेयी हैं, जॉर्ज गियर्सन है, कामता प्रसाद गुरु हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रथम व्याकरण की बात आती है तो जोसुआ कैटल हो जाएंगे। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये यहाँ से हिंदी साहित्य का जो इतिहास है, यहाँ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन अब तक क्या है, मैंने आपको सारी करा दी है। वीडियो पसंद आए और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद। कोई भी टॉपिक आपको अगर पढ़ना हो, उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन चाहिए हो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं आपको उसका जो वीडियो है वो प्रोवाइड करा दूंगी। धन्यवाद।